ओके, हेलो एंड वेलकम मेरे बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पॉलिनोमियल खत्म हो चुका है, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुके हैं। अब हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लास 9 का भी ये थर्ड चैप्टर है, क्लास 10 का भी ये थर्ड चैप्टर है। तो मर्ज एक साथ पढ़ो, ठीक है, ताकि सारे कॉन्सेप्ट और फंडे क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लिखते हैं पहले, नाम से कुछ फंडे क्लियर होंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। अब देखो यहां पे कुछ चीजें बोली गई है। पेयर ऑफ इक्वेशन, एक इस पे दिमाग लगाओ, इन टू वेरिएबल इस पे दिमाग लगाओ, और यहाँ पे लीनियर वर्ड का जो है इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। एक बात समझ में आ रही है कि आपके पास जो आने वाला है वो ये आने वाला है पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। पेयर ऑफ इक्वेशन कैसा होना चाहिए? तो लीनियर होना चाहिए, ये भी समझ में आ रहा है। और क्या होना चाहिए? टू वेरिएबल के साथ आनी चाहिए, टू वेरिएबल के साथ, ठीक है। लीनियर का मतलब क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 हो, ठीक है। ऐसा वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो? 1 हो, वो क्या होगा? लीनियर होगा। अच्छा, लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब ग्राफिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये बातें आपको पता होना चाहिए। खैर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पेयर ऑफ इक्वेशन का मतलब टू इक्वेशन की बात होगी, ठीक है। लीनियर का मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, 1 डिग्री। अच्छा, टू वेरिएबल का मतलब दो वेरिएबल ले लो, ठीक है। एक्स वाई ले लो, वाई जेड ले लो, एस टी ले लो, ठीक है। लेकिन जो ट्रेंड है वो एक्स वाई लेने का ही है, तो दो वेरिएबल के नाम पे एक्स वाई आप ले लो। अब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं जिसकी डिग्री 1 है, उसमें टू वेरिएबल है और मुझे दो इक्वेशन लिखने हैं। पहले अगर आपने इक्वेशन के बारे में दिमाग लगाया तो एक इक्वेशन तो ये भी हो सकता है 3x + 5y + 11 = 0, ठीक है। एक ये भी हो सकता है कि 2x - 3y + 5 = 0। यहां पे मैंने दो इक्वेशन ली है, ठीक है। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। इसमें खास बात क्या है? इसमें x और y की डिग्री क्या है? 1 है, ठीक है। 1 डिग्री का मतलब लीनियर होता है। उसके बाद इसमें एक्स वाई इस्तेमाल हुआ है, मींस वेरिएबल के नाम पे टू वेरिएबल यूज किए गए, ठीक है। टू वेरिएबल की भी कैटेगरी फुलफिल हुई। उसके बाद यहाँ पे पेयर ऑफ इक्वेशन की बात हुई है, क्योंकि दो इक्वेशन की बात हुई है। ये टू इक्वेशन है, इसका मतलब ये है कि आपने सारा कंडीशन फुलफिल कर दिया है इस दो इक्वेशन को लेकर। इसी को बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये तो एक पर्टिकुलर केस है, आपने एक लीनियर इक्वेशन ले लिया, दूसरा लीनियर इक्वेशन ले लिया, ठीक है, और दोनों को बोल दिया कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अगर इसी दोनों इक्वेशन को आपको जनरल फॉर्म में लिखना हो, जनरल फॉर्म में, तो उसका इक्वेशन क्या होगा? जनरल फॉर्म में लिखते वक्त आपको बस ध्यान देना है कि उसमें एक्स वाई दो वेरिएबल आने चाहिए, कांस्टेंट के नाम पे एबीसी कुछ भी ले लो, ठीक है, और पेयर ऑफ इक्वेशन होनी चाहिए। तो अगर इसी एग्जाम्पल को हम लोग फोकस करते हुए जनरल फॉर्म में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखें तो कैसे लिखेंगे? देखो यहां पे ये जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। पहला इक्वेशन मैं लिख रहा हूं ax + by + c = 0, ठीक है। दूसरा क्या होगा? दूसरा ax + by + c = 0, ठीक है। मैंने दो इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। आप कहोगे दोनों सेम है, ठीक है। सेम ना हो इसके लिए a1 b1 c1 कर लो, यहाँ पे a2 b2 c2 कर लो। इसको और इसको देखो, ये दोनों सेम है, ये पर्टिकुलर फॉर्म में है,
ये पर्टिकुलर फॉर्म में है, ठीक है, जिसमें कांस्टेंट के नाम पे आपने 3, 5, 11, 2, -3, 5 ले लिया, और ये जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म। इन दोनों में बस यही बेसिक डिफरेंस है, ये जनरल फॉर्म है, ये पर्टिकुलर केस है किसी भी स्ट्रेट लाइन का। आपको पता होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। पेयर ऑफ इक्वेशन चूंकि है, इसका मतलब दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। जनरल फॉर्म इक्वेशन ये है, इसका मतलब ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेट लाइन को। लिख लेते हैं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में होगा क्या, एक जनरल फॉर्म होगा, एक पर्टिकुलर फॉर्म होगा। पर्टिकुलर फॉर्म में आप कुछ भी लिख लो, कोई भी इक्वेशन, ठीक है, उसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए, एक तो दो इक्वेशन आपको लिखना है, दो वेरिएबल के साथ लिखना है, और डिग्री उनकी 1 होनी चाहिए। एक्स वाई की डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, क्योंकि लीनियर की बात बोली गई है यहाँ पे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग पढ़ते क्यों हैं, ठीक है। अगर एक इक्वेशन होता तो क्या फर्क होता, दो इक्वेशन के साथ क्या फर्क होगा, उसको देख लो, समझो। जैसे मान लो अगर हम एक इक्वेशन लिखते हैं 2x - 5y + 10 = 0, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन में आप क्या जानते हो, एक स्ट्रेट लाइन कितने पॉइंट से मिलकर बना होता है, इनफाइनाइटली मेनी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पॉइंटों का लोकस होता है, बहुत सारे पॉइंटों को मिला के स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन बेसिकली पॉइंटों का लोकस होता है। हर पॉइंट होता क्या है, एक पॉइंट प्लेन में होता क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट प्लेन में किसको रिप्रेजेंट करता है, एक लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है, लोकेशन को। अगर आपने x, y कोई पॉइंट लिया है तो वो एक लोकेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और इस लोकेशन को क्या बोलते हो, सोल्यूशन बोलते हो। किसका सोल्यूशन, गिवन स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। इसका मतलब यह है कि चूंकि एक स्ट्रेट लाइन बहुत सारे पॉइंटों से मिलकर बने होते हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन में कितने सोल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन इनफाइनाइट पॉइंटों से मिलकर बने होते हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन कितने सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, इनफाइनाइटली मेनी, क्योंकि हर पॉइंट, हर x, y एक सोल्यूशन होता है, ठीक है। यहां पे अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, y को इधर कर दूं तो 5y इक्वल क्या होगा, 2x + 10, ठीक है। यहां से y क्या होगा, y होगा 2x + 10 डिवाइडेड बाई 5। अब x पुट करते जाओ, x की वैल्यू जो है आप लेते जाओ, क्या होगा, y मिलता जाएगा, y मिलता जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो x की जगह हम 1 ले लें तो y क्या मिलेगा, y मिलेगा 13/5। x की जगह 2 ले लें तो y कितना मिलेगा, y मिलेगा 14/5। इसका मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट दिख रहा है, 1, 13/5, दूसरा पॉइंट है 2, 14/5। अभी तो आपने सिर्फ 2 पॉइंटों को डिनोट किया है, सिर्फ 2x की वैल्यूज लिया है, जिसके करस्पॉन्डिंग 2y की वैल्यू मिली है, यहाँ पे 2 पॉइंट मिला है। सेम गोज अगर आप इस चीज को कंटिन्यू करते हो, x की अलग अलग वैल्यूज के लिए y अलग अलग मिलने वाला है, इसका मतलब इनफाइनाइटली पॉइंट मिलने वाला है। एक स्ट्रेट लाइन में कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी, तो कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी। वन स्ट्रेट लाइन के केस में यहाँ पे लिख देते हैं, फॉर वन लीनियर इक्वेशन there has been infinitely many point that shows
इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बहुत सारे पॉइंटों से मिलकर बना होता है, इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन में कितने सोल्यूशन मिलने वाले हैं आपको, इनफाइनाइटली मेनी। तो अब टू स्ट्रेट लाइन क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, टू स्ट्रेट लाइन पढ़ने से फायदा क्या है कि दो स्ट्रेट लाइन के केस में सोल्यूशन यूनिक भी हो सकता है, ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक भी सोल्यूशन ना मिले। ऐसा कैसे होगा वो मैं बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। इसको इरेज करते हैं पहले। इसका मतलब एक चीज तो फिक्स है, स्ट्रेट लाइन पे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होते हैं। अगर सिंगल स्ट्रेट लाइन है उसके पास कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी। अब दो स्ट्रेट लाइन के केस में क्या होगा, जैसे आप पढ़ रहे हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ इक्वेशन की बात हो रही है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, यहाँ क्या होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब आपके पास दो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सपोज ये दो स्ट्रेट लाइन है, ये दो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अगर दो स्ट्रेट लाइन है, प्लेन पे अगर इसको लेके जाए तो प्लेन पे क्या हो सकता है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो सकते हैं, पहला कंडीशन। और अगर पैरेलल नहीं होंगे तो क्या होगा, मान लो ये पैरेलल नहीं है तो कहीं आगे प्रोड्यूस करने पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट कर जाएंगे, ठीक है। तीसरा केस क्या हो सकता है कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे पे कोइंसाइड हो जाए। तो तीन केस हो सकता है, या तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो सकता है, और अगर पैरेलल नहीं होगा तो क्या होगा, उनके बीच इंक्लाइनेशन होगा, तो कहीं आगे जाके इंटरसेक्ट कर जाएंगे प्रोड्यूस करने पे। और तीसरा केस क्या हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड हो जाए। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के केस में तीन पॉसिबिलिटी है, तीन पॉसिबिलिटी अराइज हो रहा है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये दोनों क्या हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं, इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर ये इंटरसेक्टिंग नहीं होंगे तो कोइंसाइड करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, ठीक है ना। ओके, उसके बाद जो है तीन केस अगर एराइज होता है तो क्या हो सकता है, ठीक है ना। फिगर से समझो, अगर ये पैरेलल है, दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल है, पहला कंडीशन क्या है, दोनों पैरेलल होने चाहिए। तो अगर पैरेलल होंगे तो कहीं इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे हैं, तो कहीं अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, अगर दोनों कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, और अगर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा तो कितने सोल्यूशन होंगे, नो सोल्यूशन। अगर वो एक स्ट्रेट लाइन होता तो एक स्ट्रेट लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी, सोल्यूशन कितने होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो स्ट्रेट लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन क्या है, दोनों पैरेलल है, तो आपस में कहीं भिड़ेंगे ही नहीं, कहीं इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। तो कहीं अगर इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो कितने सोल्यूशन मिलने वाले हैं, नो सोल्यूशन। तो पहला केस जो होगा वो क्या होगा, नो सोल्यूशन। यहां पे कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है, मतलब कोई भी x, y कॉमन पॉइंट नहीं मिलने वाला है। अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं लेकिन दोनों का कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं होने वाला है। सेकंड, इंटरसेक्टिंग, इस केस में क्या होगा, दोनों इंटरसेक्ट कर जाएंगे, ठीक है, दोनों क्या करेंगे, इंटरसेक्ट कर जाएंगे। तो अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो एक कॉमन पॉइंट मिल रहा है। देखो, अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एक कॉमन पॉइंट मिलेगा। कॉमन पॉइंट का मतलब क्या होगा, x, y। इसका मतलब यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन मिलने वाला है, यूनिक सोल्यूशन, यहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा, वो भी यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होता है, एक, ओनली वन। जब वो कोइंसाइड करेंगे तब क्या होगा, अगर दो स्ट्रेट लाइन आपस में कोइंसाइड करते हैं इसका मतलब वो एक दूसरे पे आ जाते हैं, तो क्या होगा, कितने कॉमन पॉइंट बनेंगे, इनफाइनाइटली मेनी, इनफाइनाइटली मेनी, इनफाइनाइटली मेनी कॉमन पॉइंट होंगे, जिसके वजह से इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो जब भी दो स्ट्रेट लाइन कोइंसाइड करेंगे तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलने वाला है। पहला केस जब पैरेलल होगा तो नो सॉल्यूशन, दूसरा केस जब इंटरसेक्टिंग होगा तो यूनिक सॉल्यूशन, तीसरा केस जब कोइंसाइड करेंगे तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। अब बात इसकी
कि जब भी सॉल्यूशन मिलता है तो सिस्टम को कंसिस्टेंट बोलते हैं। यहां पे सिस्टम की बात क्यों हो रही है, क्योंकि दो इक्वेशन आपके पास, ठीक है, एक सिस्टम है, दो इक्वेशन है जिसको एक सिस्टम बोल सकते हो। तो सिस्टम कंसिस्टेंट तभी होता है जब उनके सॉल्यूशन मिलते हैं, और इनकंसिस्टेंट तभी होता है जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे दो केस है, एक इंटरसेक्टिंग और एक कोइंसाइड। जब भी इंटरसेक्टिंग होगा तो एक सॉल्यूशन मिलेगा, जब भी कोइंसाइड करेंगे तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। इसका मतलब यहां भी सॉल्यूशन मिल रहा है, यहां भी सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, कंसिस्टेंट, लिख देते हैं, ये दोनों क्या होंगे, कंसिस्टेंट। ये दोनों मिलने वाले हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देने वाले हैं, ठीक है। और ये क्या होगा, जो पैरेलल कंडीशन होगा वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। यहां पे लिख देते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन या सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। जब भी सॉल्यूशन मिलेगा तो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं देता है तो इनकंसिस्टेंट, दैट्स इट। अब सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब कॉमन पॉइंट मिलेगा। जब लाइंस पैरेलल होगा कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। जब इंटरसेक्टिंग होगा तो सिर्फ एक कॉमन पॉइंट मिलेगा, ठीक है, जिसकी वजह से यूनिक सॉल्यूशन। जब कोइंसाइड करेंगे, देखो कितने जो है कॉमन पॉइंट मिल रहा है, इनफाइनाइटली मेनी, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। अगर वो कोइंसाइड कर जाएंगे तो सारे कॉमन पॉइंट बन जाएंगे। इसका मतलब कितने पॉइंट जो है मिलने वाले हैं, इनफाइनाइट पॉइंट, मतलब कितना सॉल्यूशन मिलने वाला है, इनफाइनाइटली मेनी। तो जब भी सिस्टम सॉल्यूशन देगा तो उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे, जब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब पैरेलल वाली कंडीशन में क्या होगा, सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। और जब भी इंटरसेक्टिंग और कोइंसाइड होगा तो सिस्टम क्या देगा, सॉल्यूशन देगा जो कि कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। मींस दो स्ट्रेट लाइन को डील कैसे करते हैं, मींस सॉल्यूशन कैसे ढूंढते हैं। तो देखो, टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए 4 मेथड्स हैं। पहला मेथड ग्राफिकल, ठीक है। ग्राफिकल अप्रोच मतलब ग्राफ से आप कैसे जो है फाइंड आउट करोगे सॉल्यूशन क्या मिलने वाला है। सेकंड है एलिमिनेटिंग मेथड, ठीक है। थर्ड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड फोर्थ वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। ये ठीक है, ग्राफिकल, एलिमिनेटिंग मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये सब क्या है, ये मेथड है सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कितने इक्वेशन है, 2 इक्वेशन, तो उनको सॉल्व करने का ये मेथड है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे वो देखो। अच्छा, ये मेथड बताने के पहले एक और चीज जो है आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, ये नोट करके लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी लाइंस पैरेलल होगा, 3 कंडीशन होता है। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग। इक्वेशन क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, ठीक है।
तीन केस है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, ये दोनों इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड, ये कोइंसाइड कर जाएंगे, ठीक है ना। तो जब पैरेलल होते हैं तो उनके लिए कुछ कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है, आप डायरेक्ट जो है बता सकते हो कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल है। कैसे, अगर इनके कोएफिशिएंट्स का रेशियो निकाला जाए और ये पाया जाए a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो लाइंस पैरेलल होंगे, ठीक है। पहला केस, जब वो इंटरसेक्टिंग होंगे तो ये पाया गया a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। जब वो कोइंसाइड करेंगे तो क्या पाया गया, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। मींस इस कंडीशन को जो है, इस कंडीशन को हम लोग देख के ये बता सकते हैं कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ इस कंडीशन को देखते हुए क्या करना है, रेशियोज को क्या करना है, कंपेयर करना है। अगर a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है तो लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगर ये तीनों नॉट इक्वल टू होंगे तो क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे। अगर ये रेशियोज तीनों बराबर होंगे तो क्या होंगे, कोइंसाइड होंगे, ठीक है। लाइंस आर कोइंसाइडेड। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस पे बेस्ड मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा एक्सरसाइज प्रॉब्लम में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। इसके लिए 4 मेथड था, पहला ग्राफिकल, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, तीसरा एलिमिनेशन, चौथा क्या था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 1 बाय 1 देखते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट जो मेथड है वो क्या है, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। एक आसान सा क्वेश्चन लिया जाए, उसी क्वेश्चन को हम लोग चारों मेथड से देखेंगे, ठीक है ना। तो इक्वेशन ले लो, एक इक्वेशन लेते हैं 2x + 3y + 10 = 0, जो -10 करो, ठीक है। अगला x - y + 15 = 0 ले लेते हैं, ठीक है ना। जितना छोटा होगा उतनी जल्दी सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। फिलहाल समझने के लिए अभी देखते हैं। तो पहला जो है मेथड है वो क्या है, ग्राफिकल है। तो ग्राफिकल में कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ग्राफ प्लॉट करना होगा आपको। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब ये है कि दोनों का क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ पेपर में हम लोग देखेंगे कि सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करना होगा। ग्राफ क्या मिलने वाला है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। इन दोनों का ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, क्या एग्जैक्ट मिलेगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे ग्राफ पे, ठीक है। फिलहाल इसका टेबल बनाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का टेबल कैसे बनेगा, 3y इक्वल लिख सकते हो 10 - 2x, y इक्वल क्या हो जाएगा 10 - 2x / 3, ठीक है। इसके लिए अलग टेबल बनेगा, यहाँ पे 2-3 पॉइंट हम लोग लेंगे, ठीक है, और देखेंगे वैल्यूज पुट करके क्या मिलने वाला है। ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है। सेकंड इक्वेशन को भी लिखो इसी तरह। क्या लिखने वाले हो इसको, हम लिख सकते हैं y = x + 15। इसके लिए अलग टेबल बनेगा, ठीक है, वो भी हम लोग बनाएंगे। टेबल बनाना तो आपको पता ही होगा, टेबल कैसे बनाते हैं, यहाँ x यहाँ y। अब क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज लेते हैं, ठीक है। कुछ वैल्यूज लेते हैं और देखते हैं कि उनका लोकेशन क्या है, ग्राफ पे उनका लोकेशन क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन को देखो, फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये टेबल है, सेकंड इक्वेशन के लिए ये टेबल है। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखो जो मर्जी है। x की वैल्यूज मान लो मैं क्या लेता हूँ, 2 लेता हूँ। x की वैल्यूज मैं 2 लेता हूँ। 2 लेने पे क्या होगा, 2 लेने पे क्या होगा, ये क्या होगा 4, 10 - 4 6, 6/3 क्या होगा 2 होगा। 2 लेने पे 2 मिला, ठीक है। x की जगह 0 भी लो, 0 लेने पे क्या मिलने वाला है 10/3, 10/3, ठीक है। एक और वैल्यू ले लो, क्या लेना पसंद करोगे,
-1 ले लेते हैं, -1 +1 ले लेते हैं, 1 ले लो, x की जगह 1 लेने पे क्या होगा, एक काम कर सकते हो y की जगह 0 ले लो और देख लो x क्या आ रहा है। तो y की जगह अगर हम 0 ले लें, y की जगह 0 लेने पे, y 0 लेने पे क्या होगा, 3 0 मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, ये होगा 10 - 2x = 0, 2x = 10, तो x = 5। तो y 0 लेने पे x क्या मिलने वाला है, 5। बेसिकली आप ये सोच सकते हो कि x अगर 5 ले लें तो y 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका फायदा ये है कि x भी मैंने 0 ले लिया है एक बार और y भी मैंने 0 ले लिया है एक बार, ठीक है। इससे क्या होता है, एग्जैक्ट ग्राफ का लोकेशन पता चलता है। चलो यही काम सेकंड वाली इक्वेशन में करो, x को 0 ले लो, x 0 लेने पे क्या होगा, x 0 लेने पे क्या होगा, y क्या मिलने वाला है, y मिलने वाला है 15, ठीक है। और y को 0 ले लो, y अगर 0 ले लें तो x क्या मिलने वाला है, -15। एक और वैल्यू ले लो कुछ भी, -5 ले लेते हैं, -5 पे क्या मिलने वाला है, x अगर -5 ले लें तो y क्या मिलेगा, y 10 मिलेगा, ठीक है। इतना काफी है। अब एक ग्राफ पे क्या करते हैं, इन दोनों टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं, मींस दोनों स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया 0, ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ऊपर भी बढ़ो, 1 2 3 4 5, नीचे भी आप आ सकते हो 1 2 3 4 5, ठीक है। एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनने वाला है, ठीक है, वो तो ग्राफ पेपर से ही बनेगा, बट मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप सॉल्व करोगे। अगर ग्राफिकल मेथड आ जाए आपको सॉल्व करने के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को, तो आप ऐसे डील करोगे। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन का जो है ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं। x2 लेने पे y क्या है, 2। x2 लेने पे y क्या है, 2। y2 ऊपर मिलेगा, ठीक है, मतलब यहाँ मिल गया आपको एक पॉइंट, ये पॉइंट क्या है 2, 2। दूसरा x0 तो y 10/3, 10/3 का मतलब 3 से कुछ ज्यादा। x0 पे y क्या मिलने वाला है, 3 से कुछ ज्यादा, 1 2 3 से कुछ ज्यादा, मान लो ये लोकेशन हो गया, ठीक है। अगला x5 लेने पे y0, x5 लेने पे y0, यही होगा। तो इसको मिला दिया जाए, मिलाने पे एक स्ट्रेट लाइन ही मिलने वाला है, ठीक है, ग्राफ पेपर से एग्जैक्ट बनने वाला है, ठीक है। सेकंड टेबल देखो, x0 पे y15, x0 पे y15 बहुत ऊपर, ठीक है, मैं दिखा नहीं सकता, मान लेते हैं कि यहीं पे है, ठीक है। x -15 पे y0, x -15 कहीं यहाँ आने वाला है, ठीक है, और उसके लिए y क्या है, 0 है, x -15 पे y0, चलो मान लेते हैं एक पल के लिए यहाँ पे है, ठीक है। x -5 तो y कितना, 10, x -5 तो y कितना, 10, x -5 कहीं यहाँ होगा, y 10 मतलब ऊपर कहीं मिल जाने वाला है यहाँ पे, ठीक है। वो एग्जैक्ट ग्राफ तो आपको ग्राफ पेपर में ही बनेगा। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो कुछ इस तरह स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, स्ट्रेट लाइन ये मिलेगा, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं बनने वाला है, इस बोर्ड पे तो नहीं बनने वाला है, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो एक पॉइंट होगा x, y, वहां से क्या करना है, इस पे परपेंडिकुलर या स्केल के माध्यम से परपेंडिकुलर जो है प्रोजेक्ट करना है, और y पे परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। ये x एक्सिस को जहां पे कट करेगा, मान लो x = a, वो x का सोल्यूशन होगा, और ये y को जहां पे हिट करेगा, y = मान लो b है, ठीक है, वो क्या होगा, y का सोल्यूशन होगा। ओवरऑल सोल्यूशन क्या होता है, x, y, ओवरऑल सोल्यूशन क्या होता है, x, y। इसका मतलब यहाँ पे अगर x का प्रोजेक्शन क्या है, a है, तो x की जगह पे क्या लेंगे, a, और अगर y को जो है b पे हिट कर रहा है तो y की जगह क्या लेंगे, b, मींस a, b आपका सोल्यूशन होगा इस इक्वेशन के लिए। अब a, b कुछ भी हो सकता है ये -5 हो, b हो सकता है 10 या कुछ भी मिले, ठीक है, वो तो एग्जैक्ट सॉल्व करने पे, एग्जैक्ट ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने पे ही मिलने वाला है। इस मेथड से एग्जैक्ट ग्राफ पेपर पे आप जब सॉल्व करोगे और उसका प्रोजेक्शन लोगे, उस पॉइंट का प्रोजेक्शन x एक्सिस पे और y एक्सिस पे, तभी आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगा, ठीक है। फिलहाल करोगे कैसे आप, उसका मेथड क्या है, वो ये सब है, ठीक है।
अब हम लोग अगले मेथड की तरफ अप्रोच करते हैं और देखते हैं एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या है, इस इक्वेशन का एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या है। ठीक है, वो अगले मेथड से ही पता चलेगा, इस मेथड से भी पता चलेगा, लेकिन आपको ग्राफ पेपर लेनी पड़ेगी। ग्राफ पेपर पे ही आप देख सकते हो कि एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या है, x, y की वैल्यू क्या आने वाली है। ठीक है, चलो अगले मेथड से देखते हैं कि इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या है। इसको इरेज करते हैं। आई होप समझ में आया होगा। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज प्रॉब्लम में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए ग्राफ पेपर होना चाहिए, तभी एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता चलेगा। अगला मेथड क्या है? अगला मेथड है एलिमिनेशन मेथड। अगला है एलिमिनेशन मेथड। बेसिकली एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने का मतलब क्या होता है? यहाँ पे दो वेरिएबल है, दोनों को एक साथ तो सॉल्व कर नहीं सकते, ठीक है ना। इसका मतलब एक को एलिमिनेट करना होगा। जब एक एलिमिनेट हो जाएगा तो दूसरे का सोल्यूशन पता चल जाएगा, दूसरा मिल गया तो पहला मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में करते क्या है, पहली बात यह है कि जो भी आप क्या करना, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड सेट करना। तो क्या होगा, यहाँ पे ये होगा 2x + 3y इक्वल 10 मिलने वाला है। ये क्या मिलने वाला है, x - y इक्वल -15 मिलने वाला है। अब क्या करना है आपको, आपको देखना है कि आपको ये देखना है किसी प्रकार हम या तो x के कोएफिशिएंट को इक्वल बना दें या तो y के कोएफिशिएंट को इक्वल बना दें, जो आपके लिए आसान हो। ठीक है, यहाँ पे ऊपर वाला इक्वेशन क्या है, x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 1 है, तो आसान क्या रहेगा, इसको 2 बनाना आसान है। मीन सेकंड इक्वेशन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों के x कोएफिशिएंट जो है सेम हो जाएंगे तो एलिमिनेट हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपको इक्वेशन नंबर 2 में क्या करना पड़ेगा, 2 से जो है मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो है इक्वेशन क्या बनने वाला है, अगर इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 2x - 2y इक्वल 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये कितना होगा -30। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 2x + 3y इक्वल 10। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये देखो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 - 3 -5y इक्वल ये कितना होने वाला है, माइनस ये भी माइनस का 40, तो y कितना मिलने वाला है 8, y की वैल्यू 8 मिल गई। अब y अगर 8 मिल गया है, y अगर 8 मिल गया है तो आपको क्या चाहिए, x चाहिए। x के लिए दो इक्वेशन पड़ा है आपके पास, दोनों इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में रख दो आपको x मिल जाएगा। तो सिंपल इक्वेशन यही दिख रहा है, ये क्या है, x - y + 15 = 0 है। इसमें क्या करो, y की वैल्यू 8 रख दो, ठीक है। तो x - y की जगह 8 + 15 = 0। x क्या मिलेगा, x + 7 = 0। x इक्वल क्या मिला, -7। इसका मतलब इस इक्वेशन के लिए एग्जैक्ट आंसर क्या है, x मिला है -7 और y क्या मिला है, y मिला है 8। ठीक है, यह सॉल्यूशन, यही सॉल्यूशन मिलने वाला है जब आप ग्राफ से सॉल्व करते हो, लेकिन उसके लिए ग्राफ पेपर होना चाहिए। बोर्ड पे सॉल्व नहीं हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं मिल सकता आपको सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये हो गया एलिमिनेशन मेथड, जहां पे आप या तो x को एलिमिनेट करो पहले या तो y को, डिपेंड करेगा आप पे, आपके लिए आसान क्या है। ठीक है, x के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाना आसान है या y के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाना आसान है, ठीक है, कर लेना, सोच लेना। थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड है सब्स्टिट्यूशन। थर्ड है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इस मेथड में क्या करना है आपको, इसमें क्या करना है, आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब दो इक्वेशन है आपके पास, एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू लो और दूसरे में रख दो, ठीक है, उससे क्या होगा, दोनों सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कैसे करना है ये देखो। तो मैं क्या कर रहा हूं, दो इक्वेशन है मेरे पास, एक ये है एक ये है। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, x की वैल्यू निकाल रहा हूं, y इक्वेशन 2 से मैं क्या कर रहा हूं, x की वैल्यू निकाल रहा हूं। x की वैल्यू क्या होगी, 15 उधर जाएगा तो -15 + y मिलने वाला है,
या ऐसे भी लिख सकते हो इसको y माइनस 15, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लो, 1 तो ये रहेगा, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, इसको 3 मान लो। अब क्या करना है, एक इक्वेशन से x की वैल्यू आपने निकाल दिया और इस इक्वेशन से जो भी x की वैल्यू है उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या होगा, इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल 0 है। अब x की वैल्यू मैं ये रखने वाला हूँ इसमें, तो 2x के लिए क्या होगा, y माइनस 15 प्लस 3y माइनस 10 इक्वल 0। तो यहाँ से क्या होगा, 2y माइनस 30 प्लस 3y माइनस 10 इक्वल 0। 2y 3y कितना होगा, 5y माइनस 30 माइनस 10 कितना होगा, माइनस 40 इक्वल 0। तो y क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। y 8 मिल गया। अगर y 8 मिल गया तो y की वैल्यू यहाँ पे रख दो, x मिल जाएगा। तो y की वैल्यू जो है, पुट y इन इक्वेशन 3, y की वैल्यू क्या करो, 3 में रख दो। तो इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 3 है x इक्वल y माइनस 15, x क्या हो जाएगा, y की जगह 8 रखना है, 8 माइनस 15 कितना होगा, माइनस 7। यहाँ से x की वैल्यू क्या है, माइनस 7, y की वैल्यू क्या है, 8। तो इसका मतलब है आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर रहे हो, एक ही आंसर आ रहा है। तो मेथड अलग अलग है लेकिन सोल्यूशन क्या मिलने वाला है, सोल्यूशन एक ही मिलने वाला है, ठीक है। चाहे वो आप ग्राफिकल करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, या एलिमिनेशन मेथड से करो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, सोल्यूशन क्या मिलने वाला है, एक ही मिलने वाला है, ठीक है। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक और मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसको भी देख लो। अगला जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। ये क्या है, इसको देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, फर्स्ट स्टेप वो क्या है, फर्स्ट स्टेप जो है, जितने भी कांस्टेंट टर्म इस इक्वेशन में उसको पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना होगा। जैसे मान लो अगर इक्वेशन में दिया हो x प्लस वाई इक्वल माइनस 15, तो कैसे लिखना है इसको, x प्लस वाई माइनस 15 को इधर करो, लेफ्ट की तरफ से, प्लस 15 इक्वल क्या होगा, 0। मींस राइट हैंड साइड में इक्वेशन के 0 ही होना चाहिए, ठीक है। ये मेथड। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ऑल कांस्टेंट कहाँ होना चाहिए, कांस्टेंट टुवर्ड्स लेफ्ट होना चाहिए, टुवर्ड्स लेफ्ट होना चाहिए, ठीक है। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप सिंपल है, दूसरा स्टेप हम क्वेश्चन में ही बता देते हैं, ठीक है ना। तो करना क्या है आपको, करना क्या है, आपको निकालना है x y की वैल्यू। यहां लिखते हैं x, यहां लिखते हैं y, और इसके बाद कांस्टेंट के नाम पे 1 लिखते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन को देखो, सारी वैल्यूज, सारे कांस्टेंट टर्म लेफ्ट में है, इसका मतलब लेफ्ट में लाने की जरूरत नहीं है, पहले से ही लेफ्ट में है। अब क्या करना है, x अपॉन कर दो, y अपॉन कर दो, 1 अपॉन कर दो। आपको ये हमेशा करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, पहले x लिखना है, फिर y लिखना है, फिर 1 लिख देना है, ठीक है। फिर अपॉन, यहां भी अपॉन, यहां भी अपॉन, यहां इक्वल, यहां भी इक्वल। अब करना क्या है, आपको x के नीचे कुछ लिखना है। x के नीचे लिखते टाइम पे, x के नीचे लिखते टाइम पे x को क्या करो, कवर करो, x को कवर कर दो, और जो भी कोएफिशिएंट आपको दिखे वो कॉपी कर दो विद साइन। अगर ये कोएफिशिएंट 3 है, 3 के पहले क्या प्लस है तो प्लस 3 लिखेंगे, ठीक है, समझ गए। अगर ये कोएफिशिएंट क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, जितने भी कांस्टेंट टर्म आपको दिखे या कोएफिशिएंट दिखे उसको कॉपी करना है, x के नीचे लिखना है तो x को कवर कर दो। इसके बाद जितने भी कांस्टेंट टर्म आपको दिखे या कोएफिशिएंट दिखे आपको नीचे लिख देना है। तो मैं लिखता हूं, देखो मुझे दिख रहा है 3 -1 -10 15, यहां मुझे दिख रहा था x को कवर करने के बाद 3 -1 कवर कर ही लेते हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज हो जाओगे। x को कवर करने के बाद 3 -1 -10 15 -10
15। फिर y को लिखते टाइम पे क्या करो, इसको कवर करो, ठीक है। लेकिन पैटर्न क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे मान लो y को आप कवर कर रहे हो, y को कवर कर रहे हो, यहां पे आपने जब x को लिखा था तो क्या लिखा था, 3 - 1 -10 और 15, 3 - 1 -10 15। अब ये जो टर्म है इसको यहीं पे कॉपी कर दो, तुरंत कॉपी कर दो, -10 15। अब आपको y के नीचे लिखना है तो y को कवर करना पड़ेगा, ये आप लिख चुके हो, ठीक है ना। बचा क्या, 2 1 2 1। अब कांस्टेंट टर्म के नीचे लिखना है, 2 1 लिख चुके हो, 2 1 कॉपी कर दो यहाँ पे। और कांस्टेंट को कवर करना है, 2 1 हो चुका है, बचा क्या, 3 - 1 3 - 1, ये बच गया, ठीक है ना। ऐसे ही लिखना है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करोगे अपने आप आ जाएगा। अब क्या करना, एरो ऐसे बनाना है, एरो ऐसे बनाना है, ठीक है। फिर आ जाओ यहाँ पे x अपॉन, इस एरो का मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है, 3 × 15, ये पैटर्न है, 3 × 15, 3 × 15 माइनस, बीच में माइनस हमेशा करना है, ये रूल है। -1 × -10, ये करना है, -1 × -10, x का काम हो गया, इक्वल y को सॉल्व करते हैं, y अपॉन y में भी यही काम करना है, -10 × 1 -10 × 1, और फिर रूल बाई रूल माइनस होना चाहिए बीच में, 15 × 2 15 × 2 इक्वल, 1 के नीचे भी यही काम करना है, 1 अपॉन 2 × -1 2 × -1, और फिर रूल तो बीच में माइनस लेना ही लेना है, 1 × 3 1 × 3। अब इसको सॉल्व करके लिखते हैं, x अपॉन कितना होगा, 45, ये माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है, +10 तो -10 होगा, इक्वल y अपॉन, ये क्या होने वाला है, -10 और -30 तो -40 मिलने वाला है, और यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 1 अपॉन, ये -2 और -3 -5। ओवरऑल आपको ये मिल गया, ठीक है ना। अब आपको क्या चाहिए, x चाहिए, y चाहिए। x सॉल्व करने के लिए, x सॉल्व करने के लिए आप इन दोनों की मदद लो, इन दोनों की मदद लो x सॉल्व करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, x अपॉन 45 - 10 कितना होगा, 35 इक्वल, ये क्या है, -1/5 है, यहां से x क्या मिलेगा, x मिलेगा -35/5। x की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई -7, मिल गया -7, ठीक है, आया भी था। y सॉल्व करने के लिए इन दोनों की मदद लो, यहाँ पे आ जाओ, y सॉल्व करने के लिए ये क्या है, y अपॉन -40 इक्वल -1/5, तो y क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, 40/5 मींस 8। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी क्या मिला, x मिला है आपको, x मिला है -7 और y क्या मिला है, y 8 मिला है, ठीक है। तो यही 4 मेथड्स हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे सिस्टम के नाम भी क्या है, 2 इक्वेशन है आपके पास, वो भी क्या है, लीनियर है। तो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने का ये 4 मेथड था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद थ्योरी पार्ट खत्म हो जाता है। थ्योरी पार्ट में सिर्फ इतना है, क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के बारे में है। उसके बाद उनके टर्म्स एंड कंडीशन, कब वो पैरेलल होंगे, कब वो नॉन पैरेलल होंगे, कब वो कोइंसाइड करेंगे। उसके बाद मेथड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मेथड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसमें 4 मेथड, पहला ग्राफिकल, दूसरा एलिमिनेशन, तीसरा सब्स्टिट्यूशन, फोर्थ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये तरीका था, एक ही क्वेश्चन को लेके मैंने चारों मेथड से किया और चारों से क्वेश्चन क्या आया, आंसर क्या आया, सेम आया, x की वैल्यू -7, y की वैल्यू 8, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल पाता है। क्यों नहीं पता चल पाता है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं है, ठीक है। ग्राफ पेपर होगा तो एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। x की वैल्यू मिलने वाली है क्या, -7, y क्या मिलता, 8 मिलता, ठीक है। ओके बच्चों, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसका थ्योरी पार्ट खत्म। अब हम अगले जो है वीडियोस में क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी सॉल्व करने वाले हैं। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करो, एक साथ पढ़ो, 9th के बच्चे और 10th के बच्चे दोनों एक साथ जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को पढ़ेंगे, ताकि एक साथ जो है कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाए। यानी कि थोड़ा 9th में पढ़ लो, थोड़ा सा 10th में पढ़ो, ठीक है। कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता है, इसलिए
जो टॉपिक सेम है उनको एक साथ पढ़ने की कोशिश करो। इससे क्या फायदा है, 10th का जो प्रिपरेशन है आपके लिए एडवांस हो जाएगा, जो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है ना? तो ठीक है बच्चों, पढ़ाई करो, तब तक के लिए बाय बाय।